Hey everyone, once again welcome back to Hell Garden। यह BTS नोवेल का एपिसोड नंबर 312 और इसमें तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन के लिए जियान की अलायंस और हन क्लैन के बीच में दोबारा से बिग बैटल होने वाली है। इसमें यह भी क्लियर होगा कि 7 स्टार दोशियांग ब्रेक थ्रू करने के बाद जियान की स्ट्रेंथ किस लेवल तक पहुंच चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द रिकैप। पिछले पार्ट की शुरुआत में जियान उस मिस्टीरियस स्पेस के अंदर दिखाया जाता है। इस समय उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी थी क्योंकि जब उसकी आंखें नीचे देखती है उससे तो बहुत ही बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती हैं। ये आंखें किसी प्री हिस्टोरिक बीस्ट जैसी थी। इनमें एक अलग ही लेवल का प्रेशर होता है। तुरंत ही जियान के दिमाग में घंटी बजती है। वो बहुत ही तेज से यहाँ से विड्रॉ करने लगता है। इसी समय पे उसके कानों में एक आवाज गई थी। ये आवाज उस मिस्टीरियस क्रीचर की होती है। वो कहता है टॉम रेडर, क्या तुम एंशिएंट जेड को लाए हो? ये सुन के जियान चौंक गया था। वो तुरंत ही हाथ कप करके बोलता है मैं यहाँ पे गलती से आ गया हूँ। अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये कहकर जियान फिर से धुंधवा के भागने लगता है, लेकिन वो आवाज फिर से कहती है कि अगर तुम यहाँ पे आई गए हो तो फिर तुम्हें यहीं पे रहना चाहिए। तुरंत एक शार्प अटैक जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। इसे सेंस करके जियान समझ जाता है कि वो नॉर्मल तरीके से इसका सामना नहीं कर पाएगा। इस वजह से वो तुरंत ही येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर का इस्तेमाल करता है। इसे 3-4 बार रिपीट करने के बाद ही वो अटैक शैटर हो पाया था। लेकिन तभी हवा में एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन बनने लगती है और इसके अंदर की वो रोशनी तुरंत ही जियान को टारगेट करती है। जियान जो कि भाग रहा होता है, इसे सेंस करके उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। वो तुरंत ही 2 एक्सटर्मिनेशन फायर लूटर्स का इस्तेमाल करता है। उसके दोनों फायर लूटर्स उस रे ऑफ लाइट से आके टकरा गए थे, लेकिन दोनों के एक्सप्लोड होने के बाद भी वो रोशनी बिल्कुल डगमगाती नहीं है। अब क्योंकि जियान पिछले अटैक से इंजर्ड हो चुका होता है तो उसका वो खून उस रे ऑफ लाइट के पास जाता है। तुरंत ही उसका वो लाल खून वेपराइज होके बस बची रह जाती है गोल्डन ब्लड की ड्रॉपलेट। इस खून की बूंद को देख के ऐसा लगता है मिस्टीरियस क्रीचर कहीं पे खो गया है और इस मौके का फायदा उठा के जियान इस मिस्टीरियस स्पेस से बाहर आ जाता है। जब ये गोल्डन ब्लड ड्रॉपलेट उस क्रीचर की आंखों के सामने गई थी, अचानक से ऐसा लगता है जैसे उस क्रीचर को कुछ याद आ गया हो। वो कहता है मेरे बच्चे का ब्लड है। हम तुरंत ही उसे रोर करते हुए देखते हैं। वो इस मिस्टीरियस स्पेस से बाहर जाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसके एफर्ट्स बिल्कुल फ्यूटाइल रहते हैं। तब तक जियान भी इस मैग्मा वर्ल्ड से बाहर आ गया था। जब बाहर वेट कर रहा जूनियर का ग्रुप जियान की ऐसी हालत को देखता है, सभी एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर जो भी नीचे हुआ जियान उसे अच्छे से समराइज करता है और गो युआन को भी खबर पहुंचा दी जाती है। दूसरी तरफ हंटी को मालूम पड़ जाता है कि जियान ब्लैक कॉर्नर रीजन में अपीयर हो गया है। इस वजह से तुरंत ही नाइट डिवारिंग फ्लेम के साथ हन क्लैन की आर्मी को ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ रवाना कर देता है और वो रुकता है गो युआन को। फिर सीन में जियान अकेडमी का दिखाया गया था, जहाँ पे शायू और जियान के बीच में कुछ बातें होती है। कुछ समय के बाद जब शायू को लग रहा होता है कि जियान की आंख लग गई है, अचानक से वो आंखें खुल जाती हैं। इस समय जियान की ऑरी में एक शार्पनेस आ गई थी। वो कहते हैं तो ये लोग फाइनली यहाँ पे पहुंच गए। अब खैर यहाँ पे पहुंचा कौन है ये तो आप सभी समझ ही गए होंगे। चलो हम जानते हैं आगे की स्टोरी को। इस समय काले बादल जो कि आसमान को ढक चुके होते हैं, इनकी वजह से नीचे का एरिया एकदम डिम हो जाता है। उन काले बादलों में से वो मॉन्स्टर्स ऑरा अब चारों तरफ रैम्पेज कर रहा था। इसकी वजह से जमीन भी एकदम हिलने लगती है। वैसे अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में और भी कई फैक्शंस और लोग बचे होते हैं। हालांकि जियान ने इन सभी को वार्निंग दे दी थी, लेकिन वो उसके ऊपर भरोसा करना चुनते नहीं है। ज्यादातर लोग जो कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में सर्वाइव कर रहे हैं वो बहुत ही निर्दयी किस्म के होते हैं। इस वजह से बस किसी कुछ शब्दों की वजह से वो अपनी टेरिटरी को कैसे छोड़ सकते थे। खैर जब जियान की टोली की चेतावनी एकदम बेकार जाती है, वो भी इन सभी के बारे में परवाह नहीं करता। समय आने पे इन्हें खुद पछतावा होगा। इस समय शाओ गिल्ड के मेंबर्स भी हेवली टूम के अंदर चले गए होते हैं। रिगार्डलेस सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, इस फैक्शन को जियान ने स्टेबलाइज किया था। वो नेचुरली इनकी मदद करेगा। इस वजह से ब्लैक कॉर्नर रीजन पहले से काफी ज्यादा खाली होता है। हालांकि अभी भी कुछ जिद्दी लोग इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन तभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में कुछ डिसाइसिव इंडिविजुअल्स थे। आफ्टर ऑल कुछ समय पहले ब्लैक कॉर्नर रीजन में जो खून खराबा हुआ है, उसकी वजह से ये भी समझ गए हैं कि हन क्लैन नाम की चीज कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। ब्लैक कॉर्नर रीजन के ऊपर के काले रंग के बादल तेजी से फैलने लगते हैं। काफी जल्दी चढ़ होके इनमें से कुछ फिगर्स बाहर आने लगे थे। इस समय आसमान को ढक रहे इन फिगर्स को देख के जियान के एक्सप्रेशंस ग्रेव हो जाते हैं। ऊपर के सीन को देख के साफ तौर पे मालूम पड़ रहा है कि हन क्लैन इस बार फुल फोर्स के साथ आया है। लगता है इस बार हंटी हर कीमत पे एंशिएंट गॉड मेंशन को हासिल करना चाहता है। बगल में खड़ी जूनियर सॉफ्ट आवाज में बोलती है तुम्हें केयरफुल रहना होगा। इस समय उसकी वो आंखें चिंता से भरी होती हैं। उसे लाइनअप एक्सट्रीमली टेरिफाइंग लग रही थी। ये सुन के जियान हल्के से नॉड करता है। उसकी आंखें उन काले बादलों के बीच में देखती हैं। अभी उस स्पेस में कई फिगर्स अपीयर हो रहे थे और इनका लीडर होता है हन क्लैन का क्लैन हेड हंटियांडी। नाइटी डिवारिंग फ्लेम उसके पीछे खड़ा होता है और इसके पीछे होते हैं वो पहले डेथ वर्ल्ड वाले 4 ओल्ड घोस्ट। जब जियान इन चारों बुड्ढों को दोबारा से देखता है, उसका दिल
बैठने लगता है। वो कहते हैं चारों ओल्ड घोस्ट एक्चुअली में रिकवर हो चुके हैं। इन चारों एक्सपर्ट्स की स्ट्रेंथ ए स्टार दोशेंग के बराबर है। ये दोनों पार्टीज के बीच में काफी इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगे। जब हनक्लैन किसी लाइनअप को देख के जियान का चेहरा सोलम हो गया था, तभी एकेडमी के ऊपर का स्पेस भी डिस्टॉर्ट होता है। हम तुरंत ही वहाँ पे एक इंसानों की झुंड को अपीयर होते हुए देखते हैं। ये अलायंस की आर्मी थी। आसमान में इन सभी को अपीयर होते हुए देख जियान की बॉडी तुरंत ही फ्लैश होती है। वो अलायंस की आर्मी के सामने प्रकट हो जाता है। गुयुआन दूर की हनक्लैन की आर्मी की तरफ देख के बोलते हैं, लगता है तुम्हारा गैस सही था, ये ब्लैक कॉर्नर रीजन सच में तोशी एंशिएंट गॉड मेंशन की लोकेशन है। जियान नोट करता है। उसकी आंखें अपनी अलायंस की आर्मी को देखती हैं। अचानक से जियान पाता है कि अभी की अलायंस की आर्मी पहले से कई गुना स्ट्रांग हो चुकी है। लगता है गुयुआन को ही पता था कि जियान क्या सोच रहा होगा। वो हंस के बोलते हैं, इस बार हमारे तीनों क्लैंस ने अपने पूरे स्ट्रेंथ को अनलीश कर दिया है। ये सुन के जियान की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है कि आपके तीनों क्लैंस को रखवाली करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है। बगल में खड़े लेंग डीप आवाज में बोलते हैं, इस समय हन क्लैन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने एक्सपर्ट्स को सेपरेट करके हमारे क्लैंस के ऊपर हमला करें। यंजिन भी हंसने लगते हैं। वो कहते हैं ये फाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो भी हारेगा उसकी ऐसी हालत होगी जिससे वो कभी रिकवर नहीं हो पाएगा। और अगर सच में ऐसी बात है तो हम पूरा रिस्क ही ले सकते हैं। इस समय यंजिन की दोनों आंखें एकदम शार्प थी। जियान स्पीचलेस था, लेकिन वो चुपचाप से नोट भी करता है। अगर हंटी हंडी को सच में 2D क्लास में एडवांस कर लेने दिया गया तो फिर तीनों क्लाइंट्स चाहे कितने भी अच्छे से डिफेंड करना चाहे, इनका बस एक ही रिजल्ट इंतजार करेगा। और अगर सच में ऐसी बात है तो फिर यही समय जब सब कुछ रिस्क कर दिया जाए। तब विजय अपने चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, हाँ मुझे याद आया, मैं मैगम वर्ल्ड के नीचे जाके उस एंशिएंट गॉड मेंशन को ढूंढ चुका हूँ, लेकिन उस मेंशन के दरवाजे को एक मिस्टीरियस क्रीचर गार्ड कर रहा है। इसकी स्ट्रेंथ एक्सट्रीमली टेरिफाइंग है। आई थिंक वो अंकल गू या फिर हंटी हंडी से बिल्कुल कमजोर नहीं होगा। जियान के इन शब्दों से लेइंग और यंजिन के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते, बल्कि गुयुआन की बॉडी भी हल्की सी ट्रेम्बल हो गई थी। क्योंकि अगर जियान की कही हुई बात सच है तो फिर इस बैटल का रिजल्ट बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। एक एडवांस 9 स्टार दोशेंग इस युद्ध को पूरी तरह से बदल के रख सकता है। गुयुआन बड़बड़ाते हुए बोलते हैं, पिछले 1000 साल के अंदर मैंने किसी भी नॉन ह्यूमन रेस को एक एडवांस 9 स्टार दोशेंग एक्सपर्ट को प्रोड्यूस करते हुए नहीं सुना। लगता है इस क्रीचर की हिस्ट्री बहुत पुरानी है। हो सकता है कि मैं और हंटी हंडी भी इसके मैच ना हो। जियान इस बात से एग्री करता था। चीजों को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। आखिरकार अगर वो क्रीचर एंशिएंट गॉड मेंशन का गार्डियन है तो वो बहुत ही लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहा होगा। ये बात उसके लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल नहीं होती कि वो क्रीचर हंटी हंडी और गुयुआन से भी ज्यादा पुराना होगा। आफ्टर ऑल मैजिकल बीस्ट के पास एक लंबी उम्र का नेचुरल एडवांटेज होता है। जब जन की टोली के बीच में बातचीत चल रही होती है, हनक्लैन की आर्मी में से हंटी हंडी बाहर आता है। उसकी वो इंडिफरेंट आंखें देखती है सामने की अलायंस को। वो फाइनली जियान और गुयुआन के ऊपर पहुंच हुई थी। हंटी हंडी एक काम आवाज में बोलता है, गुयुआन जो ऑफर मैंने तुम्हें पहले दिया था वो अब भी वैलिड है। अगर मैं सक्सेसफुली 2D क्लास में एडवांस हो गया और तुम मेरे सामने सरेंडर करते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाने वाला। तुम्हें गू क्लैन की फ्यूचर के लिए मेरे ऑफर के बारे में दोबारा सोचना होगा। जब हंटी हंडी अब भी गुयुआन के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश करता है, गुयुआन खुद को हंसने से रोक नहीं पाते, लेकिन वो कुछ भी बोलते नहीं है। उनका हाथ जस्ट आगे बढ़ के हवा में एकदम स्वाइप हो जाता है। तुरंत ही पीछे की अलायंस की आर्मी में से अनगिनत पावरफुल और इरप्ट हुए थे। इन सभी को पेनी पेनी आंखें हनक्लैन आर्मी के ऊपर फोकस होती हैं। ये देख के हंटी हंडी सहाय करता है। वो कहता है कितनी अनफॉर्चुनेट बात है। बिना कुछ कहे उसकी स्टोरी रिंग में से एक ब्राइट लाइट का क्रिस्टल ऊपर आता है। ये उसके सर के ऊपर फ्लोट करने लगा था। इस लाइट क्रिस्टल के अंदर एक धुएं जैसी चीज मौजूद होती है जो कि चमक रही थी। फाइनली हमें से एक इल्यूजरी एंशिएंट फिगर में बदलते हुए देखते हैं। जिस समय एंशिएंट फिगर यहाँ पे अपीयर होता है, ऐसा लगता है जैसे इस जगह की पूरी नेचुरल एनर्जी एकदम खोलने लगी हो। एक ओवरलोड जैसा प्रेशर पूरे आसमान को ढकने लगता है। इस चमकते हुए बालों वाले बुड्ढे को देख के गुयुआन, जियान और बाकियों के एक्सप्रेशंस ड्रास्टिकली चेंज हुए थे। वो कहते हैं तोशी एंशिएंट गॉड, इस दुनिया में बस वही एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस है जो कि ऐसे प्रेशर को एमिट कर सकता है, और वो है तोशी एंशिएंट गॉड। अभी गुयुआन की आंखें फ्लैश होती हैं। वो कहते हैं ये तोशी एंशिएंट गॉड जेड का इस्तेमाल करके एंशिएंट गॉड मेंशन को समन करना चाहता है, मतलब बुलाना या फिर आह्वान करना चाहता है। हंटी हंडी अपने सिर को उठा के एक बार देखता है उस तोशी एंशिएंट गॉड जेड की तरफ, फिर अचानक से अपनी हथेली को नीचे बैंग साउंड के साथ जैनन अकेडमी की तरफ स्लैम कर देता है। बस उसके एक बार ऐसा करने से आसमान में एक 10,000 फुट बड़ा इल्यूजरी हाथ अपीयर हुआ था। नीचे की धूल मिट्टी तुरंत ही बिखरती है। हंटी हंडी की वजह से, एक पावर अटैक की वजह से वो इतनी बड़ी जैनन अकेडमी डायरेक्टली फ्लैट हो जाती है। यहाँ पे बस मोटी मोटी गली दिखाई देती हैं और अगले पल में खाइयों में से किसी लिक्विड के बहने की आवाज आने लगती है। काफी जल्दी जैनन अकेडमी के खंडर में वो लाल रंग का लिक्विड बहने लगा था। पलक झपकते ही पूरी जैनन अकेडमी उस मैग्मा के अंदर दब जाती है। हंटी हंडी के सिर्फ एक अटैक ने इस पूरी जैनन अकेडमी को तबाह नहीं किया था, बल्कि वो नीचे का मैग्मा
मैग्मा भी ऊपर आ गया होता है। ये हॉट मैग्मा एकदम चमकती हुई लहरों के साथ ऊपर आता है। ये बहुत ही तेजी से ब्लैक कॉर्नर रीजन की तरफ फैलने लगता है। इसकी ऐसी स्पीड को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन को इस मैग्मा में मग्न होने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। नीचे मैग्मा के समंदर को फैलते हुए देख गुयुआन गहरी आवाज में चिल्लाते हुए बोलते हैं, इसे तुरंत ही रोको। हम इसे एंशिएंट गॉड जेड का इस्तेमाल करके एंशिएंट गॉड मेंशन को समन नहीं करने दे सकते। गुयुआन की बात को सुन के लेयिंग, यांजिन और बाकी के लोग तुरंत ही चिल्ला के बोलते हैं अटैक। तुरंत ही अनगिनत दुई की पिलर्स पीछे के अलायंस की आर्मी की तरफ से शूट होते हैं। इस समय बारिश की तरह हन क्लैन की आर्मी को ढक लेते हैं। जब अलायंस की आर्मी अपने अटैक को अनलीश करती है तो हन क्लैन के अपर एचेलॉन्स भी चिल्ला के बोलते हैं फॉर्मेशन बनाई जाए। इमीडिएटली कई काले रंग की चेन्स आर्मी में से बाहर आने लगती है। पलक झपकते एक दूसरे को क्रॉस करके एक बड़े से ड्रैग नेट को तैयार करती है। बोले तो जाला बना लिया था। यहाँ पे नेट बनी पाया होता है तभी बैंग 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 की साउंड के साथ अलायंस के वो फ्राइटिंग अटैक्स में जाके टकराने लगते हैं। वो ब्लैक फॉग चारों तरफ फैलता है। हम उन चेन्स को फीका होते हुए देखते हैं। आसमान में हुई ऐसी टेरिफाइंग और इनडिस्क्राइबल फाइट को देख के वो फैक्शंस जो कि अभी ब्लैक कॉर्नर रीजन में रह गए होते हैं, इन सभी की चरों से रंग उतर जाते हैं। ये अपने सिर को झुका के ब्लैक कॉर्नर रीजन को देखते हैं जो इस समय सी ऑफ मैग्मा बन चुका है। अगले इंस्टेंट में ये सभी दुम दबा के भागने लगते हैं। अगर इस बिग बैटल से कंपेयर किया जाए तो अभी तक जैसे इन सभी ने फाइट्स कर रही है वो बिल्कुल बच्चों के खेल है। सीन शिफ्ट हुआ था हंटी की तरफ। इस समय वो ऐसे एक्ट कर रहा होता है जैसे उसने दोनों पार्टीज के बीच में हुए इस ह्यूज कोलिजन को देखा ही ना हो। उसका शरीर चेन से बाहर अपीयर होता है। जैसे वो अपने हाथ को वेव करता है वो मजबूत चेन एकदम फट जाती है। वहीं पे जब गुयुआन अटैक करने वाले थे तो उनका रास्ता रोकती है काले रंग की फ्लेम। तुरंत ही वहाँ पे नाइटी डिवोरिंग फ्लेम अपीयर हुआ था और उसके पीछे होते हैं दो बुड्ढे जिन्होंने पहले डेथली वर्ल्ड को बनाया होता है। नाइटी डिवोरिंग फ्लेम बोलता है ही गुयुआन इस बार तुमसे मैं फाइट करूंगा। ऐसा लगता है जैसे नाइटी डिवोरिंग फ्लेम को पता था कि भले उसकी सोल डी स्टेट में एंटर कर गई हो तभी वो गुयुआन का बिल्कुल मैच नहीं है। गुयुआन की जैसी आईसाइट थी वो नेचुरली समझ जाते हैं कि सामने खड़ा नाइटी डिवोरिंग फ्लेम अपनी सोल को डी स्टेट में पहुंचा चुका है। वो कहते हैं तो तुम एक्चुअली में डी स्टेट में एडवांस कर चुके हो। लगता है हन क्लैन तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। हाँ, ये सुन के नाइटी डिवोरिंग फ्लेम हंसने लगा था। वो बिना फालतू के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता है। हम तुरंत उन मॉन्स्टर्स ब्लैक फ्लेम्स को विस्फोट होते हुए देखते हैं और उसकी बॉडी में से खतरनाक लेवल की सक्शन फोर्स बाहर आई थी। ऐसा लगता है जैसे इस समय नाइटी डिवोरिंग फ्लेम एक ब्लैक होल बन चुका हो। जब नाइटी डिवोरिंग फ्लेम हमला करता है तो पीछे खड़े दोनों एल्डर्स भी अटैक कर देते हैं। इनके और काफी पावरफुल थे। साफ तौर पे वो यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट कर रहे हैं। ये देख के गुयुआन स्माइल करते हैं। वो कहते हैं तुम तीन एक्चुअली मुझे रोकना चाहते हो। अचानक से उनकी बॉडी फ्लैश होती है। वो एक एल्डर के सामने अपीयर हो जाते हैं। उनकी एक उंगली आगे बढ़ी थी। तुरंत ही उनके सामने 1000 फीट का स्पेस ऑलमोस्ट इंस्टेंटली कोलैप्स हो जाता है। फिर उनकी वो फिंगर बिना किसी परेशानी के उस एल्डर की बॉडी से कांटेक्ट में आती है। नाइटी डिवोरिंग फ्लेम को गरक का साउंड सुनाई देता है। हम उस बुड्ढे को खून फेंकते हुए पीछे उड़ते हुए देखते हैं। खैर एक एल्डर को इंजर्ड करने के बाद गुयुआन दूसरे को टारगेट करने ही वाले थे तभी काले रंग की वो फ्लेम उन्हें घेरने लगती है। इसमें से एक भयानक सक्शन फोर्स एमिट हो रहा था। ऐसा लगता है जैसे गुयुआन की सारी दुखी को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। गुयुआन कहते हैं तुम्हारी डिवोरिंग पावर मेरे खिलाफ बिल्कुल यूजलेस है। तुरंत ही गुयुआन के शरीर में से वो खतरनाक सी दुखी जिसके अंदर वो टेरिफाइंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है हम उसे चारों तरफ फैलते हुए देखते हैं। उनके आसपास जो ब्लैक फ्लेम थी गुयुआन के असॉल्ट की वजह से तुरंत ही उसके पर कच्चे उड़ जाते हैं। फिर उनका हाथ सीधा नाइटी डिवोरिंग फ्लेम की तरफ ग्रैब करता है। सीन शिफ्ट हुआ था। हम देखते हैं जियान को। इस समय उसका रास्ता दो बुड्ढे रोक रहे थे क्योंकि बचे हुए दोनों एल्डर्स नाइटी डिवोरिंग फ्लेम की हेल्प गुयुआन को रोकने में कर रहे हैं। इनका काम था जियान को रोकने का। इनमें से एक ओल्ड मैन चिल्ला के बोलता है बेस्टर्ड मेरे डेथली साइलेंट गेट को वापस कर। अपने सामने खड़े इन दोनों बुड्ढों को देख के जियान के चेहरे पे एक रिडिक्यूल भरी स्माइल आती है। इनमें से एक था वो हन यूएनटियन जिसने जियान को अपना डेथली साइलेंट गेट गिफ्ट किया था। अभी हन यूएनटियन की विशेष आंखें जियान को घूर रही थी। वो कहता है लिटिल बेस्टर्ड तूने मेरे हन क्लैन के बहुत सारे प्लान्स को खराब कर दिया है। आज तुझे मरना होगा। जियान ने उसकी केयरलेसनेस का फायदा उठा के उसके डेथली साइलेंट गेट को स्नैच कर लिया होता है जिसकी वजह से चारों बुड्ढों के द्वारा बनाया जाने वाला वो डेथली वर्ल्ड कोलैप्स हो गया था। यही कारण होता है जिसकी वजह से हन क्लैन को वहाँ पे अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा था। अगर भी मामला क्रिटिकल नहीं चल रहा होता तो फिर चाहे भले हन यूएनटियन की सीनियरिटी कितनी भी हाई हो उसे क्लैन के द्वारा बहुत ही सीरियस पनिशमेंट मिलती। फिर भी चाहे ऐसा हो हन टिएंडी उसे कई बार डांट चुका है और इसकी वजह से नेचुरली हन यूएनटियन की हिट रेट खतरनाक तरीके से बढ़ चुकी है। हन यूएनटियन के शब्द चाहे कितने विशेष हो लेकिन जियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज नहीं कर पाते। बात बस ऐसी होती है कि जो सामने दो बुड्ढे खड़े हुए हैं उनका भी डेंजर कम नहीं है। जियान की आंखों में एक ग्रेव एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। हन क्लैन ने उसे डील करने के लिए एक्चुअली में सीधा 2 इरसा दोशंग लेवल के एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया है। इससे जियान पता लगा पा रहा था कि हन क्लैन उसे खत्म करना चाहता है। हालांकि इन दोनों से डील करने में जियान को कोई परेशानी होने वाली है लेकिन इन दोनों बुड्ढों के
लिए जियान को हरा पाना भी आसान बात नहीं है। आखिरकार अभी जियान एक जेन्युइन 7 स्टार दोशेंग है और अगर इसमें उसकी डी स्टेट की सोल को भी ऐड कर दिया जाए तो उसकी 2 स्ट्रेंथ 8 स्टार दोशेंग से काफी ज्यादा आगे चली जाती है। भले दोनों कोऑपरेट कर रहे हो, इन्हें भी जियान को हराने के लिए लोहे के चने चबाने होंगे। ये सोचते सोचते जियान की आंखें ब्लैक और नरियन के बैटल फील्ड की तरफ देखती हैं। चारों तरफ दुई की प्लेयर्स इरप्ट हो रहे थे। दोनों पार्टीज के एक्सपर्ट्स इस तरीके से फाइट करते हैं कि नीचे मैग्मा के समंदर में हजारों फीट बड़ी लहरें बनती हैं। जियान कहता है बैटल में किसी के पास एडवांटेज नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं दूसरी पार्टी के 2 8 स्टार दोशेंग को रोक पा रहा हूँ, ये अलायंस की आर्मी के ऊपर से काफी प्रेशर को हटाएगा। इस समय एक खुला आसमान एकदम चमकती हुई रोशनियों से ढका होता है। अटैक से टकराने के बाद जब एक्सपर्ट्स खून फेंकते थे तो फिर एक और एडिशनल ब्लड की लेयर चारों तरफ फैलती है। ये खून की बूंदें नीचे जाते जाते नीचे की हीट की वजह से एकदम राख में बदल जाया करती थी। हन युआन टियान की आंखें जैसे जैसे जियान को और दिखती हैं और आंखों की फ्यूरी और भी बढ़ती जाती है। वो अंत में जाके खुद को रोक नहीं पाता। वो सीधा अपने हाथ को जियान की तरफ आगे बढ़ा देता है। उसकी वो हथेली जिसे डेथली ओरे ने कवर करके रखा होता है, ये काफी तेजी से जियान की तरफ आगे बढ़ गई थी। एक ऐसी स्मेल जिसकी वजह से लोगों की लाइफ फोर्स गायब होने लगे, वो इस अटैक के साथ जाती है। हन युआन टियान को अटैक करते हुए एक जियान कोल्ड आवाज में कहता है, लगता है तुम्हारा अपने बारे में कुछ ज्यादा ही हाई ओपिनियन है। किसी तूफान की तरह वो प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम जियान के शरीर से बाहर आई थी। ये एक बहुत ही बड़े पाम में बदल के हन युआन टियान के अटैक को आसानी से रिसीव कर लेती है। प्यूरिफाइंग डिवाइन लोटस फ्लेम की प्यूरिफाइंग स्ट्रेंथ तुरंत ही उस डेथली ओरे को रिफाइन कर देती है। जैसे दोनों के अटैक्स एक दूसरे से कांटेक्ट में आए थे, हन युआन टियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। वो सेंस करता है कि जियान की अभी की स्ट्रेंथ उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। वो फटाक से चिल्ला के बोलते हैं, हन टियानशेन चलो साथ में अटैक करके इस लड़के को खत्म करते हैं। वो दूसरा डार्क और आईसी चेहरे वाला इट्सा दोशेंग बुड्ढा इस आवाज को सुनकर तुरंत ही नोट करता है। उसकी बॉडी फ्लैश होकर जियान के सामने अपीयर होती है। उसकी एक उंगली को डेथली ओरा ढकता है और हम इसे रूथलेस तरीके से जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ऊपर से एक ह्यूज ब्लैक फिंगर स्पेस को चीर के बाहर आई थी। अटैक का नाम होता है डेथ गॉड फिंगर, लेकिन इससे पहले अटैक जियान के करीब भी पहुंच पाता, जियान कहता है गेट लॉस्ट। उसका पंच आगे बढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे जियान के पंच के आगे एक टेरिफाइंग फायर स्टॉर्म बन गया हो। ये आसमान में जाके सीधे उस काले रंग की उंगली से टकरा जाता है। इस अटैक को लॉन्च करने के बाद जियान चिल्ला के बोलता है, किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी। अचानक से उसकी बॉडी फूल के 1000 फीट के साइज की हो गई थी। उसकी बॉडी में से ब्राइट गोल्डन लाइट चारों तरफ फैलती है। इस किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को जस्ट एक्टिवेट किया ही होता है, जियान बिजली रफ्तार से फिर से एक्शन लेता है। एक ही पल के अंदर प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम जियान के पूरे शरीर को ढक लेती है। ये होती है एक्सटर्मिनेशन फायर बॉडी। इस समय जियान का पूरा शरीर क्रिस्टली हो गया था। ये दोनों बॉडी सैंडिंग दुई की टेक्निक्स एक के साथ अनलीश कर दी गई हैं। जियान को ऐसे फायदे डी स्टेट में एंटर करने के बाद मिले थे। इन दोनों स्टैंडिंग दुई की टेक्निक्स को अनलीश करने के बाद अब जियान को पावरफुल ऑरा और भी ज्यादा वायलेंट और शार्प हो जाता है। हम उसके उस भयानक से हाथ को नीचे हन युआन टियान की तरफ स्लैम होते हुए देखते हैं। साथ में उसने अपनी एक उंगली को फ्लिक किया था। येलो स्प्रिंग पाम, ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम और येलो स्प्रिंग फिंगर। जियान की हथेली के सामने ये तीनों अटैक साथ में फॉर्म होते हैं, फिर ये वॉलेंट तरीके से हन युआन टियान की तरफ स्मैश हो जाते हैं। भले ही हन युआन टियान की स्ट्रेंथ चेक कैसी भी हो, जियान के अटैक्स के सामने उसने भी ठंडी सांस भरी थी। एक साथ ऐसे मल्टीपल अटैक्स का इस्तेमाल करना ये उसके बस की बात भी नहीं होती, लेकिन हन युआन टियान भी एक एक्सपर्ट होता है। तुरंत रिएक्ट करते हुए एक डेथली ऑरा उसके शरीर को ढकने लगता है। फिर ये बाहर की तरफ आके हम इसे एक 10,000 फुट बड़ी कवर में बदलते हुए देखते हैं। इसका नाम होता है डेथ टूम्ब और इस कब्र के अंदर से कई पैनी पैनी आवाजें बाहर आ रही थी। ये टूम्ब ट्रांसफॉर्म ही हो पाई होती है। तभी जान की वो कई टियान ग्लास की 2 स्किल्स बैंग 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 की आवाज के साथ इस काले रंग की कब्र में जाके टकरा जाती हैं। इन तीनों कोलिजन से फैलने वाली एनर्जी वेव्स ने चारों तरफ के 10,000 फीट के एरिया को एक डार्क वॉइड में बदल दिया था। मतलब स्पेस एकदम तबाही हो जाता है। ऐसे वाइल्ड और वायलेंट एक्सप्लोजन की वजह से उस कब्र के ऊपर का वो डेथली ऑरा बहुत ही तेजी से गायब होते हुए दिखाई देता है। अंत में जाके टूम्ब एक बैंग साउंड के साथ पूरी तरीके से एक्सप्लोड हो जाती है। इस डेथ टूम्ब का काम तमाम करने के बाद जियान जस्ट अपने अटैक्स को कंटिन्यू करने वाला था, तभी उसके कान कुछ सेंस करते हैं। वो रिफ्लेक्सिव तरीके से अपनी फिस्ट को अपने पीछे के स्पेस में दे मारता है। वो स्पेस रिपल हुआ था। एक बहुत ही बड़ा काले रंग का स्टोन पिलर स्पेस में से बाहर आके जियान की फिस्ट से टकरा जाता है। तुरंत ही सभी के कानों में एक बैंग वाली तेज आवाज आती है। जियान और वो पत्थर का खंबा दोनों ही दूर चले जाते हैं। जियान खाली हवा में 10-12 कदम लेने के बाद ही खुद को स्टेबलाइज कर पाया था। उसके गले में एक मिठास महसूस होती है, लेकिन इस खून को जियान तुरंत ही सॉलो कर लेता है। लगता है उस हन टाइशेंग की स्ट्रेंथ इस हंटियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तो उसने इस अटैक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया होता है। खैर भले इस अटैक की वजह से जियान की हालत थोड़ी सी खराब सी लग रही हो, लेकिन दूसरी पार्टी भी कुछ खास अच्छी हालत में नहीं थी। जियान अपने सिर को घुमाता है। उसकी आंखें देखती हंटियान को जो अपने हाथों में उस पत्थर का खंबा लिए खड़ा हुआ है। इस समय इस बुड्ढे का चेहरा एकदम लाल हो चुका था और उसका ऑरा अब इंटेंस तरीके से फ्लक्चुएट करने लगा होता है। हंटाइशेंग की आंखें भी जियान को घूरती हैं। वो डीप आवाज में बोलता है, डैम इट। तभी मैं कहूँ कि लड़के तू हनी हंटियान के हाथों से डेथली साइलेंट गेट को कैसे स्नैच कर पाया। तभी हनी हंटियान की बॉडी फ्लैश होके हंटाइशेंग के बगल में अपीयर होती है। वो कहता है इस लड़के से डील करना और भी मुश्किल होता जा रहा है, चलो हम साथ
में काम करके इसे पूरी तरीके से थका के खत्म कर देते हैं। इन शब्दों को सुन के जियान खुद को हंसने से रोक नहीं पाता। जैसे वो एक इशारा करता है, एक ब्लैक लाइट का क्रिस्टल अपीयर हुआ था। अंत में जाके एक बहुत ही बड़े काले रंग के दरवाजे में बदल जाता है। सरप्राइजिंगली वही डेथली साइलेंट गेट था। जैसे जियान अपने हाथ को वेव करता है, इस डेथली साइलेंट गेट में से एक इंटेंस सक्शन फोर्स एमिट होती है। हन यंटियन और हन टाइशेंग दोनों को इसके अंदर निकल लिया गया था। जियान को डेथली साइलेंट गेट को बाहर निकालते हुए देख हन यंटियन और हन टाइशेंग की आंखें एकदम ब्राइट हो जाती हैं। हन यंटियन कहते हैं, हाँ लड़के, तूने अपने आप को खुद यहाँ पे डिलीवर कर दिया। वो डेथली साइलेंट गेट के अंदर की सक्शन फोर्स को बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते। इन दोनों की ऐसी छोटी सी चालाकी को देख के जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल रिवील होती है। जैसी गलती पहले हन यंटियन ने करी होती है, जियान उसे रिपीट नहीं करने वाला। हन यंटियन और उसका साथी उस डेथली साइलेंट गेट के अंदर की दुनिया में अपीयर होते हैं। इनकी आंखें तुरंत ही तलाशती हैं जियान की स्पेशल इम्प्रिंट को, जो कि उस पत्थर के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अचानक से पाते हैं कि इस डेथली साइलेंट गेट के अंदर डेथली ऑरा की वजह से मॉन्स्टर्स फ्लेम्स मौजूद हैं। चारों तरफ फैली पिंक फ्लेम को देख के इन दोनों बुड्ढों के चेहरों के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अगली हो जाते हैं। हन टाइशेंग चिल्ला के बोलता है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, हमें जल्दी बाहर जाना होगा। लगता है इस डेथली साइलेंट गेट को जियान ने पहले ही मॉडिफाई कर दिया है। खैर इन दोनों ने जस्ट 2 ही कदम पीछे लिए होते हैं, तभी चारों तरफ की वो पिंक फ्लेम एकदम भयानक तरीके से इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये कई फायर ड्रैगन्स में बदल के इनकी तरफ शूट हो जाते हैं। तुरंत ही हन टाइशेंग और हन यंटियन अपने दोनों हाथों को वेव करता है। उसकी वो पावरफुल दुखी इन फायर ड्रैगन्स को बिखरा देती है। फिर इन दोनों की बॉडी फ्लैश होके डेथली साइलेंट गेट के दरवाजे पे प्रकट हुई थी। लेकिन ये डेथली साइलेंट गेट के एंट्रेंस पे अपीयर हुए थे। इन्हें एक 10,000 फीट बड़ा फिगर दिखाई दिया था। ये इन्हें ब्लॉक कर रहा होता है और बहुत ही जल्दी एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव इनके ऊपर धावा बोल देती है। 3 मोमो की आवाजें लगातार येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर में बदल के हनी इंडियन की डुओ की तरफ आगे बढ़ गई थी। ऐसी टेरिफाइंग स्पिरिचुअल सोनिक वेव के अटैक की वजह से हम इन बुड्ढों को कटी पतंग बनते हुए देखते हैं। ये 10,000 फीट पीछे चले गए थे और पिछले अटैक की वजह से इनके दिमाग एकदम जन्ना रहे होते हैं। नेक्स्ट मोमेंट में जियान की हंसने की आवाज इस डेथली साइलेंट गेट के अंदर गूंजी थी। वो कहता है क्योंकि तुम इसमें एंटर हो गए हो, अब तुम बाहर जाने के बारे में भूल सकते हो। फटाक से जियान अपनी दोनों हैंडसीज को चेंज करता है। कई 6 रंगों वाली फ्लेम्स जिनके अंदर एक्सटर्मिनेशन फोर्स भरी होती है उसकी हथेली के सामने इकट्ठी होने लगती है। ये सीधा एंटर कर रही थी डेथली साइलेंट गेट के अंदर। सीन में डेथली साइलेंट गेट के अंदर का दिखाया जाता है। एक के बाद एक फायर लोटस अंदर एंटर कर रहा था, लेकिन ये हनी यूनिटन के डुओ के सामने सिर्फ हवा में फ्लोट करते रहते हैं। ये उनके ऊपर हमला नहीं करते। बस बहुत ही कम समय के अंदर उस स्पेस के अंदर 10 एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस दिखाई देते हैं। भले ही फायर लोटस देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो, इस समय हनी यूनिटन और हन टाइशेंग दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अगली हो जाते हैं। वो एक एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस से डरते नहीं थे, लेकिन अगर डेथली साइलेंट गेट के अंदर के स्पेस के अंदर 10 फायर लोटस एक साथ एक्सप्लोड हो जाते हैं तो फिर इन दोनों की बहुत ज्यादा गंदी हालत हो जाएगी। हन टाइशेंग और हनी यूनिटन एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद अपनी दाती मीज के बोलते यहाँ से मैं बाहर जाना होगा। इमीडिएटली दोनों लाइटिंग स्पीड से उस एग्जिट की तरफ शूट हो जाते हैं। ये डेथली साइलेंट गेट से बाहर जाने के लिए जियान की येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर अटैक्स को रिसीव करने के लिए तैयार थे, लेकिन इन दोनों के एक्शंस को देख के जियान बस एक कोल्ड स्माइल करता है। अगले ही पल में तीनों एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस उस स्पेस के अंदर एंटर कर जाते हैं। फिर जियान के दिमाग में एक थॉट फ्लैश हुआ था, डेथली साइलेंट गेट के वर्ल्ड के अंदर जो भी एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस मौजूद होते हैं हम उन्हें इस मोमेंट में फटते हुए देखते हैं। और तो जब एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस एक्सप्लोड हुए थे, जियान अचानक से अपने हाथ को डेथली साइलेंट गेट में स्लैम कर देता है। जो अंदर के स्पिरिचुअल स्टोन के ऊपर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट होता है, इस समय वो बिखर गया था। जैसे स्पिरिचुअल स्टोन टूटा था, डेथली साइलेंट गेट के अंदर वेव आफ्टर वेव ब्लैक फॉग फैलने लगता है। इस पर वहाँ का स्पेस अपने आप ही कोलैप्स होने लगा था। वहीं पे हनी यूनिटन का डुओ जो कि एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस के एक्सप्लोजन के अंदर होता है, उनकी तरफ एक इंडिस्क्राइबल लेवल की डिस्ट्रक्टिव फोर्स आगे बढ़ती है। ऐसे सीन को देख के हनी यूनिटन की आंखों में एक एक्सट्रीम लेवल का शॉक अपीयर हुआ था। वो कहता है इसने एक्चुअली में डेथली साइलेंट गेट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने के लिए आगे बढ़ा दिया है। हनी यूनिटन को इस डेथली साइलेंट गेट को बनाने में कई 100 सालों का समय लगा था, लेकिन अब जाने से सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है। क्या जब ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश हुआ था तब तक वो टेरिफाइंग फोर्स इनके पास आ चुकी होती है। अगले पल में दोनों बुड्ढे उस फोर्स के द्वारा डिवावर हो जाते हैं। सीन फिर से बाहर की तरफ शिफ्ट होता है। अभी जियान जो कि आसमान में खड़ा हुआ था, उसकी आंखें इस डेथली साइलेंट गेट को एक्सप्लोड होते हुए देखते हैं। इस समय उसका फोरहेड भी पसीने से कवर हो चुका था। अच्छी बात यह है कि इस बार भले ये दोनों ओल्ड डीमंस पूरी तरीके से खत्म ना हो, लेकिन इन्हें सीरियसली इंजर्ड होने से कोई रोक नहीं सकता। खैर जब ये सब विचार जियान के दिमाग में चल रहे होते हैं, एक हंसी की आवाज उसके ध्यान को आकर्षित करती है। तुरंत ही जियान का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। उसकी आंखें देखती नीचे के सी ऑफ मैग्मा को। अभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सॉल्ट बन रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कुछ अपीयर होने वाला है। ऐसे सीन को देख के जियान की आंखें बहुत ही ज्यादा चिल्ली हो जाती हैं। वो कहते हैं एंशिएंट गॉड मेंशन, तो अब ये फाइनली सरफेस होने वाला है। अचानक से नीचे के मैग्मा के समंदर में एक बहुत ही बड़ी लहर बनती है। वो घूमता हुआ सॉल्ट पूल काफी जल्दी 10,000 फीट के साइज का हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड पूल के अंत में कोई चीज बाहर आने की कोशिश कर रही है। इस जगह पे एक मिस्टीरियस फ्लक्चुएशन रिपल हो रही थी। जब मैग्मा में ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है, ये कईयों के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तुरंत इन सभी के
के चेहरे एकदम शौक से भर जाते हैं। इस समय नीचे के चरण हो रहे वर्लपूल को देखती हुई जियान की आंखें बहुत ही ग्रेव होती हैं। अभी जियान पूरी तरीके से सतर्क हो गया होता है। वो उस मिस्टीरियस क्रीचर को बोला नहीं है जो कि एंशिएंट गॉड मैंशन की रखवाली कर रहा था। अगर वो चीज सच में बाहर आ जाती है तो फिर इस युद्ध में कैसे बदलाव होंगे उन्हें प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जब जियान का पूरा फोकस नीचे के वर्लपूल के ऊपर होता है, उससे थोड़ी सी दूरी का स्पेस एकदम रिपल होता है। वहाँ पे एक बहुत ही मिजरेबल दिखने वाला ओल्ड फिगर अपीयर हुआ था। इसके शरीर को जिस डेथ हॉरर ने कवर करके रखा था, इस समय वो लगभग पूरी तरीके से बिखर चुका होता है। साफ तौर पर इसकी चोटें बहुत गहरी हैं। जियान ने भी पीछे की फ्लक्चुएशन को सेंस कर लिया था। जब वो पीछे मुड़ के इस बुड्ढे को देखता है, उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश हुआ था, लेकिन काफी जल्दी उसके होठ एक कोल्ड स्माइल में कर्व हो जाते हैं, क्योंकि हन टाइशेंग के हाथ में जो फिगर होता है वो नेचुरली वही हन युएन टियान था। जियान ने डेथली साइलेंट गेट के अंदर 10-12 एक्सटर्मिनेशन फाइलवुड्स को एक्सप्लोर कर दिया था और अंत में डेथली साइलेंट गेट को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। जब एक के बाद एक ऐसे विस्फोट होते हैं, इनसे क्रिएट हुई डिस्ट्रक्टिव फोर्स की फाइटिंग स्ट्रेंथ को देख के अच्छे की रूहें कांप जाएंगी। भले हन टाइशेंग और हन युएन टियान दोनों 8 साल एलीट दोशेंगो उस टेरिफाइंग अटैक का सामना करने के बाद इनमें से एक सीरियसली इंजर्ड हो चुका है तो दूसरे की जान जा चुकी है। हन टाइशेंग जो कि यहाँ पे अपीयर हुआ था, वो एक बार अपने मुंह से खून फेंकने के बाद अपनी डरी हुई आंखों से जियान को देखता है। हालांकि उसके चेहरे पे एक विशियस एक्सप्रेशन भी मौजूद था, लेकिन ये वो भी समझता था कि ऐसी कंडीशन में वो जियान का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। वो तुरंत ही दांती मीस के अपने घायल हो चुके शरीर को जैसे तैसे दूर ले जाने लगता है। जियान की आंखें हन टाइशेंग को देखती है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता। भले जियान की स्कीम की वजह से एक बुड्ढे की जान लेके दूसरे को सीरियसली इंजर्ड कर दिया हो, लेकिन जियान का एग्जॉशन भी काफी खतरनाक था। और तो और अब तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन अपीयर होने वाला है। उसे अपने ध्यान को उसके ऊपर लगाना होगा। भले चाहे हन टाइशेंग यहाँ से बच पाए, वो आगे बैटल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। सभी के कानों में स्प्लैश स्प्लैश की आवाजें जाती है। नीचे के मैग्मा के समुद्र के अंदर जो वर्लपूल होता है, उसकी रोटेशन स्पीड और भी बढ़ गई थी। ये धरती को हिला देने वाली स्प्लैशिंग की आवाजें पूरे आसमान में गूंजती हैं। तब एक लाउड बैंग वाला साउंड सभी के कानों में गया था। अगले पल में 3 बहुत ही मिजरेबल से दिखने वाले फिगर्स पीछे घसीटते हुए जाते हैं। इनमें से 2 की तो बहुत ही गंदी हालत हो रखी थी। इनके ऊपर का वो डेथली ऑरा पूरी तरीके से गायब हो चुका होता है और उनकी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो गई है। साफ तौर पे अब इनके लिए अपने सैन के साथ गुयुआन को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल है। अगर गुयुआन के लेवल के एक्सपर्ट का एक भी अटैक इनके शरीर से अब छू भी जाता है तो फिर अपनी जिंदगी को टाटा बाय बाय कर सकते हैं। ये दोनों बुड्ढे जिनके चेहरों के रंग उड़ चुके होते हैं, ये अपनी पास में नाइटी डिवारिंग फ्लेम को देखते हैं, जिसकी फ्लेम्स चारों तरफ बिखर रही हैं। वो चिल्ला के बोलते हैं, नाइटी सर हमें से रोक नहीं पा रहे हैं। ये सुन के नाइटी डिवारिंग फ्लेम की आंखों की ब्लैक फ्लेम एक बार इंटेंस तरीके से रिपल होती है। उसकी आंखों में कुछ डिससैटिस्फैक्शन फ्लैश हुआ था। अनएक्सपेक्टेड बात है कि उसकी सोल के डिस्टेटमेंट करने के बाद भी वो गुयुआन से फाइट नहीं कर पा रहा है। इन तीनों की टोली से थोड़ी सी दूर पे गुयुआन का फिगर अपीयर होता है। इस समय गुयुआन की वो कोल्ड और इंडिफरेंट आंखें इन तीनों को देख रही होती हैं। अगर ये नाइटी डिवारिंग फ्लेम डी स्टेट में नहीं पहुंचा होता तो फिर अभी तक गुयुआन बाकी दोनों का काम तमाम कर चुके होते। आखिर फिर ये दोनों बुड्ढे अभी तक जिंदा कैसे बच पाते। लेकिन इस सच्चाई को वो भी जानते थे कि यहाँ पे नाइटी डिवारिंग फ्लेम बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये सोच के गुयुआन अपने सिर को घुमाते हैं। उनकी नजरें गई थी उस बंदे पे जो तोशे एंशिएंट गॉड जेड को कंट्रोल कर रहा है। उनकी आंखों में कोल्ड ग्लिंट फ्लैश हुआ था। वो आगे बढ़ के बोलते हैं, हंटियांडी। स्पेस फ्लक्चुएट होता है, वो सीधा हंटियांडी के पीछे अपीयर होते हैं और पीछे एनर्जी की वर्ल्ड टाइड बनती है। अगले पल में बैंग के साउंड के साथ ये वर्ल्ड टाइडल पाम हंटियांडी की तरफ जाके स्मैश हो गया था। लेकिन गुयुआन के आगे बढ़ते हुए अटैक को देख के हंटियांडी बस तेजी से हंसता है। उसका भी पाम अटैक आगे बढ़ा था। स्पेस की पर कच्चे उड़ जाते हैं। ये अटैक सीधा गुयुआन के अटैक को कैंसिल कर देता है। हंटियांडी की बॉडी पीछे गई थी, लेकिन अभी उसका हाथ उस तोशे एंशिएंट गॉड जेड को एकदम टाइट तरीके से पकड़े हुए होता है। हंटियांडी कहता है, गुयुआन तुम लेट हो गए हो, अब चलो हम तोशे एंशिएंट गॉड मैंशन के अपीयर होने का वेट करते हैं। हंटियांडी के शब्दों को सुन के गुयुआन का दिल बैठने लगता है। उनकी आंखें देखती नीचे के मैग्मा सी को। वो पाते हैं कि नीचे का वर्ल्ड पूल अब 10 गुना तेजी से एक्सपेंड होने लगा है। जब इस वर्ल्ड पूल का आकार और भी बढ़ता है, कई बैंग बैंग की आवाजों के साथ एक 10,000 फुट बड़ा मैग्मा पिलर उस मैग्मा के समुद्र से ऊपर शूट हुआ था। दोनों खेमे इसके बीच में फंस जाते हैं। इस एक्सट्रीम लेवल की हीट और ऑफेंसिव स्ट्रेंथ की वजह से दोनों ही पार्टीज को कई मौतों का सामना करना पड़ता है। नीचे की मैग्मा की सतह पे इतनी बड़ी बड़ी लहरों को बनती हुई देख इस समय हंटियांडी की आंखें एकदम खुशी से भर गई थी। वो डिटेक्ट करता है कि उसके हाथ का वो तोशे एंशिएंट गॉड जेड अचानक से गर्म होने लगा है। तब एक और स्प्लैश की आवाज के साथ एक 10,000 फुट बड़ी मैग्मा वेव अचानक से नीचे की तरफ स्मैश होती है। इसकी वजह से तेजी से रोटेट हो रहा मैग्मा वर्ल्ड पूल धीरे धीरे धीमा होने लगता है। जब उस मैग्मा वर्ल्ड पूल की रोटेशन स्पीड एकदम धीमी होती है, हम इसमें से किसी बड़ी चीज को उभरते हुए देखते हैं। वो ब्राइट रेड मैग्मा फैल गया था। फिर सबकी फायरी हॉट आंखों के सामने एक एंशिएंट सा दिखने वाला दरवाजा मैग्मा से बाहर आता है। उस दरवाजे के ऊपर का वो मैग्मा काफी जल्दी गायब हुआ था। अगले पल में ऐसा लगता है जैसे उस दुनिया में एक एंशिएंट डेसोलेट ऑरा फैल गया हो। इस ऑरा ने चारों तरफ शांति फैला दी थी। अब भी गुयुआन और हंटियांडी जैसे एक्सपर्ट्स के दिलों में भी एक अलग ही लेवल का टेरर भर गया था। आखिरकार ये ऑरा इस दुनिया के सबसे पीक पावर का है। अनगिनत आंखें
स्टोन डोर की तरफ देखती है। फाइनली वो फोकस होती है 3 शब्दों पे जो कि इस पत्थर के दरवाजे के ऊपर लिखे होते हैं, एंशिएंट गॉड मैंशन। इस समय जैसे हंटी अंडी की आंखें तो बल्ब बन गई हो, इनमें से टेरिफाइंग लाइट बाहर आ रही थी। चाहे वो कितना भी काम रहता हो, जब वो हजारों सालों के एफर्ट्स के बाद इन 3 शब्दों को पढ़ता है उसकी धड़कनें बहुत ही तेज हो जाती हैं। हंटी अंडी एक बार खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, तो मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। फाइनली वो आसमान की तरफ देख के एकदम पागलों की तरह हंसने लगा था। उसकी हंसी की आवाज किसी थंडर जैसी होती है, ये चारों तरफ गूंज रही थी। इस समय गुयुआन भी थोड़े से एब्सेंट माइंडेड होते हैं। वो कहते हैं कि यही लेजेंडरी गॉड केव है। मैग्मा के ऊपर शांति से खड़े इस दरवाजे को देख के वो इस समय थोड़े से चौंक गए होते हैं। इस स्टोन डोर की चारों तरफ फैले ओरिन ने उन्हें बता दिया था कि कोई फेक नहीं है, ये एक जेन्युइन दूधी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि सिर्फ ऐसी चीज जिसे उस लेजेंडरी दूधी ने छोड़ा हो वही उन्हें ऐसे भय का अनुभव करा सकती है। इस ह्यूज एंशिएंट डोर को कुछ समय तक देखने के बाद गुयुआन रिकवर होते हैं। इस समय उनकी आंखों में कुछ कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग होती है। इस एंशिएंट गॉड मैंशन के लिए 8 एंशिएंट क्लैंस कई बार युद्ध छेड़ चुके हैं। अनएक्सपेक्टेड बात है, हजारों सालों के बाद इसे फाइनली समन कर लिया गया। बात बस ऐसी होती है कि इस समय बस 4 एंशिएंट क्लैन रह गए। सीन वापस इस भयानक से एंशिएंट डोर की तरफ गया था। इसके इतने बड़े आकार के सामने सभी बिल्कुल चींटी को तरह लगते हैं। लोगों को इस दरवाजे को देख ऐसा लग रहा होता है जैसे अनयूजुअली मिस्टीरियस चीज इस दुनिया को बिलोंग ही नहीं करती है। हु की आवाज के साथ जियान भी गहरी सांस को छोड़ता है। हालांकि वो उस एंशिएंट स्टोन डोर को दूसरी बार दिख रहा है, तब भी उसके दिल का शौक बिल्कुल कम नहीं था। वो सेंस करता है कि वो जितना इस दरवाजे के पास जा रहा है वो प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। जियान के गैस के हिसाब से अभी ऐसे बहुत कम एक्सपर्ट्स हैं जो इस एंशिएंट डोर के करीब जा सके। शायद ऐसी एबिलिटीज इन क्लैंस के क्लैन लीडर्स के पास ही होगी। जब उसकी वो कॉशियस आंखें नीचे के मैग्मा सी को देखती हैं, अचानक से इनमें एक अलग ही चमक आती है। वो कहता है एंशिएंट गॉड मैंशन अब पहले ही अपीयर हो गया है, तो शायद हंटी अंडी उस एम्ब्रियोनिक पिल को स्नैच करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी तक वो मिस्टीरियस क्रीचर क्यों नहीं अपीयर हुआ? इस एंशिएंट स्टोन डोर के यहाँ पे आने की वजह से ये पूरा मैग्मा रीजन एक अजीब से प्रेशर से ढक गया है। ऐसे प्रेशर की वजह से जियान की डे स्टेट की सोल भी मैग्मा के नीचे की चीजों को सेंस नहीं कर पा रही है। सीन शिफ्ट हुआ था आसमान में खड़े हंटी अंडी की तरफ। इससे वो गहरी गहरी सांसें भर रहा होता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद ही वो अपने क्योटिक इमोशंस को दबा पा रहा था। इमीडिएटली उसके हाथ में जो एंशिएंट गॉड जेड होता है वो इसे ऊपर उठाता है। इस एंशिएंट जेड में से एक लाइट फ्लो होने लगती है। जब एंशिएंट जेड फ्लेकर होता है ऐसा लगता है इस दरवाजे में भी एक अजीब सी चमक आ गई है। वो एंशिएंट डोर जो कि हजारों सालों से बंद पड़ा है वो खुलने के आसार दिखाने लगता है। ऐसे सीन को देख के हंटी अंडी की खुशी का पार नहीं रहा था, लेकिन इससे पहले वो आगे बढ़ पाता बहुत ही तेजी से एक फिगर उसके पास आया था और उसका हाथ इस एंशिएंट जेड को छुड़ाने की कोशिश करता है। ये देख के हंटी अंडी हंस के बोलता है, हाँ हाँ गुयुआन, लगता है अब तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। उसकी बॉडी फ्लैश होकर थोड़ी दूरी पर अपीयर होती है और ऐसा करने की वजह से वो गुयुआन को डॉज कर देता है। गुयुआन कोल्ड आवाज में कहते हैं, एंशिएंट गॉड मैंशन को खोलना इतना आसान कैसे हो सकता है? उनकी बॉडी फिर से एक बार फ्लैश होकर हंटी अंडी के पीछे जाती है। वो साफ तौर पे हंटी अंडी को इस मैंशन को खोलने का मौका नहीं देना चाहते थे। जब हंटी अंडी देखता है कि गुयुआन किस तरीके से उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी आंखें किलिंग इंटेंट से भर जाती हैं। उसकी स्ट्रेंथ गुयुआन से कंपेरेबल थी। अगर सामने दूसरी पार्टी उसे लगातार परेशान करती रहती है तो वो सच में दरवाजे को खोल नहीं पाएगा। इस समय दोनों सभी का फोकस ऑफ अटेंशन बन चुके थे। सभी एक्सपर्ट्स अपने हाथों को क्लेंच करके बस इन्हें देख ही पाते हैं, क्योंकि इस लेवल की फाइट के बीच में आना वेल इससे बड़ी बेवकूफी क्या ही हो सकती है। सिमिलरली जियान की आंखें भी इस बैटल के ऊपर टिकी थी, लेकिन तभी उसके कान हल्के से हिलते हैं। ऐसा लगता है उसने मैग्मा के अंदर कुछ आवाजें सुनी है। इमीडिएटली उसकी आंखें नीचे के मैग्मा की तरफ देखती हैं, लेकिन वहाँ पे तो कुछ भी अजीब नहीं होता। इससे सीन की वजह से जियान अपनी बॉडी से कोड़ लेता है, लेकिन वो अपनी आंखों को उस जगह से हटाता नहीं है। मैग्मा की सतह को वो एकदम पूरे फोकस के साथ देखता है। ऐसा साइलेंस कुछ और समय तक बना रहा था। अचानक से जियान की आंखें जो कि बिल्कुल झपकी भी नहीं थी वो एकदम श्रिंक हो गई थी। वो तेज आवाज में चिल्ला के बोलता है, सभी लोग मैग्मा से दूर चले जाओ जल्दी। उसके मुंह से आवाज बाहर आई पाई थी, तभी नीचे के शांत मैग्मा के समंदर में से 100,000 फुट बड़ी जाइंट मैग्मा वेव बनती है। फिर एक अर्थ शेकिंग रोर की आवाज सारे एक्सपर्ट्स के कानों में गूंजी थी। इस समय गुयुआन और हंटी अंडी दोनों के चेहरों के हावभाव एकदम बदल गए होते हैं, क्योंकि इस दहाड़ की आवाज में एक एंशिएंट ऑरा छिपा हुआ है और ये ऑरा इन दोनों से बिल्कुल वीक नहीं है। वो 100,000 फीट का मैग्मा ऊपर उठा था, एक फेरोशियस ऑरा जिसकी वजह से वातावरण में बदलाव आने लगे। वो नीचे के मैग्मा समंदर में से विस्फोट होता है। सभी को किसी की तेज हंसने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज कहती है, फाइनली ये एम्पर आज वापस से आसमान को देख पाया है। अब खैर यहाँ पे कौन सी एम्पर की बात हो रही है, आई गेस तुम सभी ने गैस कर ही लिया होगा, और अगर नहीं कर पाया है तो वो लोग कमेंट से थोड़ा दूर रहना, वरना मजा खराब हो सकता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के बारे में कुछ खास बताने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि वो एकदम अल्टीमेट लेवल का होने वाला है। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखो। मैं नेक्स्ट पार्ट को प्रिपेयर करके जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगर आप भी शाम को इस एपिसोड को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की मेंबरशिप अभी भी ओपन है। आप उसका पार्ट बन के अर्ली एक्सेस का फायदा उठा सकते हो और बन सकते हो
हमारे प्रीमियम मेंबर। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज पे। जाने से पहले ये बताना मत भूलना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा है। मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे काफी जल्दी एक सेकंड स्टोरी शुरू होने वाली है। सो जाओ फटाफट से सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं वीडियो के उस पर। अंटिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।